नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल है। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जिसकी शुरुआत करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट और खास एमसीक्यू के साथ में, तो शेयर जरूर करिएगा ताकि मैक्सिमम जो है लोग हमसे कनेक्ट हो सके और इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। Which sign or symptom would a patient in the early stage of peritonitis exhibit? ऑप्शन है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल पेन एंड रिजिडिटी, हाइपरएक्टिव बोवल साउंड, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। इजी क्वेश्चन है। साइन एंड सिम्टम आपको पूछा है पेरिटोनाइटिस का अर्ली स्टेज के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है अर्ली स्टेज, और किसका साइन एंड सिम्टम पूछा है? पेरिटोनाइटिस का। क्या एग्जिबिट किया जाएगा पेशेंट के द्वारा? ऑप्शन है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल पेन एंड रिजिडिटी, हाइपरएक्टिव बोवल साउंड और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। पेरिटोनाइटिस, तो देखिएगा पेरिटोनाइटिस का अर्ली स्टेज पूछा है, तो यहाँ पे दो साइन है जो एब्डोमेन से संबंधित है। और पेरिटोनाइटिस जो होता है वो इन्फ्लामेशन होता है पेरिटोनियम का, और पेरिटोनियम जो है एब्डोमिनल एरिया का होता है। तो एक ऑप्शन में लिखा हुआ है एब्डोमिनल डिस्टेंशन और एक ऑप्शन में लिखा है एब्डोमिनल पेन एंड रिजिडिटी। जब भी किसी मरीज को पेरिटोनाइटिस होता है तो उसका सबसे कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है कि मरीज के एब्डोमेन में पेन होगा, और उस एब्डोमेन में पेन होने का कारण होता है एब्डोमेन मसल का रिजिड होना। तो एब्डोमिनल पेन और रिजिडिटी किसमें हो रही है? एब्डोमिनल मसल के अंदर। एब्डोमेन की मसल जो है वो रिजिड हो गई है, और उन मसल के रिजिड होने के कारण एब्डोमेन में क्या हो रहा है? पेन। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एब्डोमिनल पेन एंड एब्डोमिनल मसल रिजिडिटी, ये एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो है वो लेट साइन के अंदर आता है, इट्स नॉट ए अर्ली साइन। ये किस में आएगा? लेट साइन के अंदर। एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा लेकिन ये लेट साइन में आएगा पेरिटोनाइटिस के अंदर। तो यहाँ पे दो ऑप्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बी और ए, जिसमें बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्योंकि हमें अर्ली स्टेज का साइन पूछा है, और ए ऑप्शन जो है वो लेट स्टेज का साइन है एब्डोम पेरिटोनाइटिस का। इसके अलावा सी ऑप्शन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज बोवल साउंड या हाइपर एक्टिव बोवल साउंड, जबकि अगर पेरिटोनाइटिस होगा तो बोवल साउंड या तो नॉर्मल रहेगी या डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज कभी भी नहीं होती है, इसलिए एक खोटा जवाब है। और डी ऑप्शन में राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, राइट अपर क्वाड्रेंट जो पेन होता है वो कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है लीवर के किसी प्रॉब्लम से या कोलिसिस्टाइटिस से। मतलब अगर किसी मरीज को हिपेटाइटिस हुआ है या कोलिसिस्टाइटिस हुआ है तब राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेन होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी, एब्डोमिनल पेन एंड रिजिडिटी। एब्डोमिनल डिस्टेंशन इज द लेट साइन, डिक्रीज और नॉर्मल बोवल साउंड ड्यूरिंग पेरिटोनाइटिस, और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन इंडिकेट हिपेटाइटिस और कोलिसिस्टाइटिस। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आगे लेके चलता हूँ। Question है, while assessing a patient's heart sound, the nurse hear a murmur at the second left intercostal space along the left sternal border. Which valve is most likely involved? आप पेशेंट की हार्ट साउंड को असेस कर रहे हैं, और हार्ट साउंड में आपको हियर हो रहा है मरमर, मरमर आप हर्ट कर रहे हैं, और कहाँ पे मरमर मिल रहा है आपको? सेकेंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, सेकेंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस एंड अलोंग द लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर, यहाँ पे आपको हर्ड हो रहा है मरमर साउंड। तो मरमर साउंड के हर्ड होने की जो साइट है वो है सेकेंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस अलोंग विद लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर। कौन सा वाल्व जो है वो मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व हुआ है आपके हिसाब से? सेकेंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस along the left external border, which valve is involved? ऑप्शन है एओर्टिक वाल्व, मिट्रल वॉल, पल्मोनिक वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। जो इन्वॉल्व एरिया है हार्ट का वो है सेकेंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस along the left external border. Which valve is most likely involved? तो देखिएगा अगर हम इसको समझे कि कौन से वाल्व से, वेरी गुड, कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया भी है, कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया, मिट्रल खोटा जवाब है, बी यहाँ पे नहीं बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा अभी हम क्लियर करते हैं पिक्चर को। ये है पिक्चर, 5 एरिया होते हैं जहां पे अपन हार्ट साउंड लिसन करते हैं। देयर इज 5 एरिया जहां पे हम लिसन करते हैं हार्ट को।
सबसे पहला एरिया है अभी जो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो है सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। तो लेफ्ट साइड में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है लेफ्ट साइड में वो वाल होता है पल्मोनिक वाल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो रहेगा सी, पल्मोनिक वाल। यह है सेकंड लेफ्ट और इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर। समझ रहे। दूसरा एक वाल्व है यहाँ पे ए ऑप्शन के अंदर, एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व जो होता है वो सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस में होता है ना। सेकंड लेफ्ट है तब वो पल्मोनिक है, सेकंड राइट है तब वो एओर्टिक है। तो एओर्टिक जो होता है वो सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस होता है, राइट इंटरकोस्टल स्पेस, तब यो एओर्टिक वाल्व होता है। मिट्रल वॉल जो होता है, मिट्रल वॉल ये लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। मिट्रल वॉल जो होता है वो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, कहां पे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मिट्रल वॉल। और एक है ट्राइकस्पिड वॉल जो कि होता है लोअर एक्सटर्नल बॉर्डर थर्ड एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, थर्ड और फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, एक्सेस है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे ट्राइकस्पिड वाल, है ना। एक वाल और है इरप्स पॉइंट बोलते हैं, वो थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के लिए, इरप्स ओनली फॉर थर्ड। तो यहाँ पे एओर्टिक है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, राइट इंटरकोस्टल स्पेस, मिट्रल है फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, पल्मोनिक थर्ड सॉरी सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, और ट्राइकस्पिड थर्ड एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस ये। और इसके अलावा एक इरप्स है जो थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे हर्ड किया जा सकता है। तो ये कुछ एरिया है, 5 एरिया है कॉमनली, एओर्टिक, पल्मोनरी, इरप्स, ट्राइकस्पिड और मिट्रल। याद रखने का तरीका, ऑल पीपल एंजॉय टाइम मैगजीन, है ना। ऑल पीपल, ए फिर एओर्टिक, पी फॉर पल्मोनिक, ई फॉर इरप्स, टी फॉर ट्राइकस्पिड और एम फॉर मिट्रल। तो ये याद रखना आपको, कौन सी जगह पे कौन सा हार्ड साउंड जो है हम हर्ड कर सकते हैं। अगर सेकंड राइट है तो एओर्टिक, सेकंड लेफ्ट है तो पल्मोनिक, थर्ड है तो इरप्स, फोर्थ है तो ट्राइकस्पिड और फिफ्थ है तो मिट्रल वॉल। हर्ड साउंड एंड वॉल इन्वॉल्वेंट एरिया, ये सारा का सारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी, इट्स पल्मोनिक वॉल। वेरी गुड, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। विच ब्लड टेस्ट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ मायोकार्डियल इंजुरी। एक मरीज है जिसको मायोकार्डियल इंजुरी हुआ है, आप ब्लड टेस्ट कैरीड आउट करा रहे हो, कौन सा ब्लड टेस्ट जो है वो बेस्ट इंडिकेटर है मायोकार्डियल इंजुरी का। लैक्टेड डिहाइड्रोजिनेज, ए कंप्लीट ब्लड काउंट, ट्रोपोनिन आई और क्रेटिनिन काइनेज, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। बेस्ट इंडिकेटर पूछा है आपको एमआई मायोकार्डियल इंजुरी का, बेस्ट इंडिकेटर कौन सा ब्लड टेस्ट जो है वो मायोकार्डियल इंजुरी का बेस्ट इंडिकेटर है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, कंप्लीट ब्लड काउंट, ट्रोपोनिन आई और क्रिएटिनिन काइनेज, बेस्ट इंडिकेटर फॉर मायोकार्डियल इंजुरी। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, वेरी गुड, इजी क्वेश्चन, बहुत सही से जवाब दिया आपने, इसका मतलब आपकी नींद पूरी तरीके से खुल चुकी है बहुत अच्छे, वेरी गुड। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इट्स ट्रोपोनिन आई, वेरी गुड, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इट्स ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई का लेवल जो है वो राइज हो जाता है रैपिडली जब मरीज का एमआई होता है, और उसको हम डिटेक्ट करते हैं विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर हम ये टेस्ट करते हैं, इसका लेवल 1 घंटे के अंदर अंदर रेज हो जाता है, तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर एमआई होने के बाद में। सी स्पेसिफिक और बेस्ट इंडिकेटर है मायोकार्डियल इंजुरी का। ए ऑप्शन जो है जिसमें लिखा हुआ है लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज, जो बेसिकली जो है बॉडी के सारे टिश्यू के अंदर कोई प्रॉब्लम होने पे, इंजुरी होने पे बढ़ जाता है। फॉर मायोकार्डियल एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज आइसो एंजाइम, वो थोड़ा बहुत कार्डियक इंजुरी के अंदर ही बढ़ता है, लेकिन यहाँ सिर्फ लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज लिखा हुआ है जो बॉडी के कई सारे टिश्यू के अंदर डैमेज होने से बढ़ सकता है, तो ये स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो इन्फेक्शन वाली कंडीशन के अंदर, है ना, बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कोई ब्लड काउंट में दिक्कत हो, तब कंप्लीट ब्लड काउंट हम ऑब्टेन करते हैं, आइदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जिसका संबंध हार्ट अटैक से या मायोकार्डियल इन्फाक्शन से नहीं है। और क्रेटिनिन काइनेज जो डी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है, इसका लेवल एलिवेट हो जाता है जब जब बॉडी के टिश्यू में किसी भी तरीके का डैमेज हो, तो इसका लेवल बढ़ जाता है ना। ये कोई स्पेसिफिक इंडिकेटर नहीं है कार्डियक डैमेज का, है ना। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बन गया ट्रोपोनिन आई, सी करेक्ट आंसर है। लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज, सीबीसी और सी के जो है वो रॉन्ग है, वेरी गुड, आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा।
एक मरीज है जिसका एबीजी हमने एनालिसिस किया और एबीजी के अंदर रिजल्ट हमें मिला कि पीएच है 7.16, CO2 80 mm ऑफ Hg है और आपका ऑक्सीजन 46 है और बाइकार्बोनेट जो है वो 24 है, सैचुरेशन 81% है। कौन सी कंडीशन इंडिकेट कर रही है? तो देखिएगा पीएच है 7.16, नॉर्मल पीएच होता है 7.35 टू 45, सिंपल सी बात है। ये नॉर्मल पीएच है 7.35 टू 45, यहाँ पे है 7.16। PCO2 जो है, PaCO2 जो है यहाँ पे है 80। नॉर्मल PaCO2 जो होता है वो होता है 35 टू 45 mm ऑफ Hg, ये नॉर्मल है CO2, यहाँ पे है 80, है ना। और बाइकार्ब जो है HCO3 जो बाइकार्ब कहते हैं जिनको, उनकी वैल्यू यहाँ पे है 24 और नॉर्मल होती है 22 टू 27। तो यहाँ पे ये ए रीडिंग जो पीएच वाली है ये अबनॉर्मल है, ये जो बी रीडिंग PCO2 है ये आपका अबनॉर्मल है और ये जो बाइकार्ब है ये आपका नॉर्मल है। जब तीन वैल्यू दी हुई हो और कोई एक पीएच अबनॉर्मल और दोनों में से मतलब CO2 और बाइकार्ब में से कोई एक नॉर्मल हो, तब कंडीशन जो है वो अनकंपनसेटेड है या प्योर टाइप का डिस्टरबेंस है। और ये प्योर डिस्टरबेंस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट कहानी है कि पीएच और CO2 ऑपोजिट है तो कंडीशन रेस्पिरेटरी है और पीएच और बाइकार्बोनेट एक ही डायरेक्शन में तो कंडीशन मेटाबॉलिक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो बाइकार्ब तो नॉर्मल है और पीएच और CO2 ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। पीएच है 7.16 और CO2 है 80, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। पीएच 7.35 से कम है तो एसिडिक है, तो एसिडोसिस तो है, एल्केलोसिस तो नहीं है, तो बी और डी तो खोटा हो गया, है तो एसिडोसिस। और जब CO2 और पीएच ऑपोजिट है तो कंडीशन रेस्पिरेटरी है, तो कंडीशन क्या बन गई? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, याद रखिएगा कि पीएच एसिडिक है, CO2 80 है, ऑपोजिट है, तो हमेशा एसिडोसिस वाली कंडीशन के अंदर पीएच कम है, मतलब रेस्पिरेटरी वाली कंडीशन में पीएच और CO2 ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। यही पीएच ज्यादा होता है और CO2 कम होती है तो ये रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस हो जाता, पर कंडीशन रेस्पिरेटरी होती है। और बाइकार्ब और पीएच एक ही डायरेक्शन में बढ़ते या घटते हैं, है ना। जब पीएच कम होगा तो बाइकार्ब कम होंगे, पीएच ज्यादा होगा तो बाइकार्ब ज्यादा होंगे, कंडीशन मेटाबॉलिक कहलाती है। और पीएच कम और CO2 ज्यादा और पीएच ज्यादा और CO2 कम, कंडीशन रेस्पिरेटरी कहलाती है। तो यहाँ पे पीएच कम और CO2 ज्यादा थी, कंडीशन रेस्पिरेटरी है, और पीएच कम है तो एसिडोसिस है, तो कंडीशन बन गई रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसलिए करेक्ट आंसर क्या बन गया? सी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, कंडीशन है एक हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है जिसको नीड है सेंट्रल आईवी कैथेटर इंसर्जन की, सेंट्रल आईवी कैथेटर इंसर्ट करने की जरूरत है। फिजिशियन ने प्लेस किया कैथेटर सब क्लेवियन वैन के अंदर, फिजिशियन ने कैथेटर कहां डाल दिया? सब क्लेवियन वैन ले। थोड़े टाइम बाद में पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, एसओबी हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंड मरीज जो है उसको रेस्टलेसनेस भी हो रहा है ना। थोड़े टाइम बाद में जब सब क्लेवियन वैन के अंदर कैथेटर प्लेस किया तो थोड़ी देर बाद में मरीज को क्या हो रहा है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है और मरीज को साथ में क्या हो रहा है? रेस्टलेसनेस। विच एक्शन शुड परफॉर्म फर्स्ट बाय द नर्स? कौन सा एक्शन सबसे पहले आप काम में लेंगे? सेंट्रल आईवी कैथेटर इंसर्ट किया आपने पेशेंट को, मरीज जो है उसको सब क्लेवियन वैन में ये कैथेटर लगा, थोड़ी देर बाद में मरीज को क्या हो रहा है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है और मरीज को रेस्टलेसनेस हो रहा है। कौन सा एक्शन आप सबसे पहले परफॉर्म करेंगे? ऑप्शन में दिया हुआ है, आप सेडेटिव एडमिनिस्टर करेंगे, आप मरीज को काम कर देंगे कि भाई शांत हो जाओ, आप ऑस्कल्टेट करेंगे ब्रेथ साउंड, और लास्ट दिया हुआ है आप चेक करेंगे पेशेंट को, उसको मेडिकेशन जो है उसको देने की जरूरत है नहीं है, चेक टू सी इफ द पेशेंट कैन हैव मेडिकेशन, दवाई है या नहीं है। आईवी कैथेटर इंसर्ट किया आपने सब क्लेवियन वैन में, थोड़ी देर बाद में मरीज को डेवलप हो रहा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड रेस्टलेसनेस। सबसे पहला एक्शन आपका क्या होना चाहिए? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और रेस्टलेसनेस मरीज को हो रहा है, सबसे पहला एक्शन आपका क्या होना चाहिए? फर्स्ट एक्शन, सेडेटिव, calm, auscultate breath sound and check see for the patient can have medication, which is the correct one? वेरी गुड, कुछ लोगों ने ठीक से जवाब दिया है। देखिएगा, जब भी किसी मरीज को इस तरीके से आपने कैथेटर डाला और अचानक से सांस में दिक्कत हो गई है, ये एक एक्यूट एपिसोड है, एक्यूट प्रॉब्लम है, और जब भी एक्यूट प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि वी हैव टू जस्ट असेस और फाइंड आउट व्हाट अबनॉर्मल इज।
तो यहाँ पे ऑस्कल्टेशन सबसे पहले होगा, है ना। हम ब्रेथ साउंड को ऑस्कल्टेट करेंगे, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हम ब्रेथ साउंड को क्या करेंगे, ऑस्कल्टेट करके ये चेक करेंगे कि क्या गलत हो गया है ना, वहां पे क्या डिस्टरबेंस हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है, ये हम सबसे पहले पता करेंगे। इस कंडीशन के अंदर जब मरीज को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, उस कंडीशन में मरीज को सेडेटिव लगाने का फायदा नहीं है। इससे फर्दर मरीज जो है वो सेडेटिव होएगा, तो मतलब मरीज जो है उसका सांस में दिक्कत ज्यादा होगा। तो जो भी मरीज को सांस में दिक्कत होती है उनमें सेडेटिव हम एडवाइज नहीं करते हैं या कम करते हैं। तो सेडेटिव यहाँ पे आपको नहीं देना है, क्योंकि उसको सांस में दिक्कत हो रही है, जो कि प्रॉब्लम बढ़ सकती है सेडेटिव से। एडवाइज करेंगे मरीज को काम डाउन, तो एडवाइज करने की जरूरत नहीं है, उसको सपोर्ट करने की जरूरत है, एडवाइज से नहीं चलेगा, इसलिए बी खोटा है। ए इसलिए खोटा है क्योंकि सेडेटिव और सांस में दिक्कत बढ़ाएंगे। बी इसलिए खोटा है क्योंकि मरीज को एडवाइज नहीं करना है, मरीज को वास्तव में जो है वहां पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है उसको काम डाउन के लिए। और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि हम और मेडिकेशन देंगे, तो यहाँ मेडिकेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, मतलब और कोई मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं है, सेडेटिव भी नहीं देना है, कोई भी मेडिकेशन नहीं देनी है। आपको सिर्फ ऑस्कल्टेट करना है ब्रेथ साउंड और ये पता लगाना है कि क्या गड़बड़ हुआ है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ज्यादातर रेस्टलेसनेस और शॉर्ट ऑफ ब्रेथ मरीज को कैथेटर इंसर्ट करने के बाद में इसलिए होता है क्योंकि पंचर हो जाता है लंग्स और न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो जाता है। तो बेसिकली आपको न्यूमोथोरेक्स के लिए आइडेंटिफाई करना है, चेस्ट एक्सरे कैरीड आउट कराना है, डायग्नोस करना है और उसके बाद में अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन लेने हैं। तो ए बी और डी यहाँ पे खोटे जवाब है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्रेथ साउंड ऑस्कल्टेट करो, ये जो कंडीशन मरीज में डेवलप हो रही है ये फर्दर जाके कुछ ना कुछ अबनॉर्मलिटी है, अबनॉर्मलिटी को डायग्नोस करो और फिर उसको सही तरीके से मैनेज करो। यही सबसे अच्छा तरीका है इस कंडीशन में, जब आप आईवी कैथेटर इंसर्ट कर रहे थे और मरीज को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया है। तो डेफिनेटली सी इज द करेक्ट वन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। Which class of medication protect the ischemic myocardium by blocking catecholamines and sympathetic nerve stimulation? सवाल ने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे पूछी है, फार्मा का क्वेश्चन है, 4 तरह की ड्रग है, चारों के बारे में यहाँ पे हमें कंसेप्ट पता चल जाएगा। सवाल ने पूछा है कि कौन सी दवाई है जो प्रोटेक्ट करेगी इस्कीमिक मायोकार्डियम में, मायोकार्डियम में इस्कीमिया को प्रोटेक्ट करेगी, किस चीज को ब्लॉक करके, कैटाकोलामाइंस को, और सिंपैथेटिक नर्व के स्टिमुलेशन को ब्लॉक करती है। मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करने वाला एजेंट कौन सा है, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ओपियोइड्स और नाइट्रेट। 4 तरह की दवाई यहाँ पे दी हुई है। याद रखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रीनर्जिक, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्व जो होती है उसका जो रिसेप्टर साइट होते हैं उन रिसेप्टर को एड्रीनर्जिक रिसेप्टर कहते हैं, एड्रीनर्जिक, है ना। एक होता है कोलिनर्जिक और एक होता है एड्रीनर्जिक। कोलिनर्जिक जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक होता है, एड्रीनर्जिक जो होता है वो सिंपैथेटिक होता है। तो जो बीटा रिसेप्टर पाए जाते हैं, बीटा 1 ऑन हार्ट और बीटा 2 ऑन लंग्स, तो जो हार्ट के जो बीटा रिसेप्टर होते हैं उसमें एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं तो सिंपैथेटिक ब्लॉक हो जाएगा। तो डेफिनेटली ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा कि जो बीटा ब्लॉकर होती है, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर होती है, वो मायोकार्डियम के बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और कैटाकोलामाइंस और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के स्टिमुलेशन को ब्लॉक करती है। तो इस तरीके से ये प्रोटेक्ट करती है जो है मायोकार्डियम को, और रिड्यूस करती है रिस्क को इन्फाक्शन के, है ना, एमआई के रिस्क को कम करती है, हार्ट के वर्कलोड को कम करती है, मायोकार्डियम में ऑक्सीजन की डिमांड को मिनिमाइज करती है। तो बीटा ब्लॉकर बहुत अच्छी दवाई है, इस्कीमिक मायोकार्डियम वाली कंडीशन में ये यूज की जाती है। ये ब्लॉक करती है कैटाकोलामाइंस को, सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन को, और जिससे ऑक्सीजन की डिमांड हार्ट की रिड्यूस होती है और मायोकार्डियम में फर्दर इंजुरी को जो है मिनिमाइज करने का काम करती है। दूसरी ड्रग यहाँ पे लिखी हुई है सीसीबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये वर्कलोड को रिड्यूस करती है हार्ट के और हार्ट रेट को कम करके। तो सीसीबी जो है वो बेसिकली डिक्रीज करती है हार्ट रेट को और हार्ट के वर्कलोड को रिड्यूस करती है ना। कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके हार्ट के वर्कलोड को कम करती है, मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी जो है उसको अच्छे से करवाती है, जिससे हार्ट का वर्कलोड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और एक ऑप्शन दिखा हुआ है ओपियोइड्स। ओपियोइड जो है वो एनाल्जेसिक में आते हैं वैसे तो, लेकिन ओपियोइड जो है वो मायोकार्डियम की ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस करते हैं। ये बेसिकली प्रमोट करते हैं वेजोडाइलेशन को, ओपियोइड जो है वो वेजोडाइलेशन को प्रमोट करते हैं और एंजाइटी को कम करते हैं। तो एक तो ऑक्सीजन की डिमांड को कम करते हैं, एक वेजोडाइलेशन करते हैं और एक पेशेंट की एंजाइटी को कम करते हैं। ये 3 काम ओपियोइड्स के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा मॉर्फिन दिया जाता है एमआई के मरीज को। तो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जो होते हैं वो तो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन को ब्लॉक करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं वो कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक करके हार्ट रेट को कम करते हैं, जिससे हार्ट का जो है
जो मायोकार्डियम है उसको रेस्ट मिलता है, उसका वर्कलोड कम हो जाता है। और ओपियोइड्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन डिमांड को कम करते हैं। इसके अलावा मायोकार्डियम में हमने बोला कि ये वेजोडाइलेशन करवाते हैं और ये एंजाइटी को कम करते हैं। और लास्ट है नाइट्रेट। नाइट्रेट जो होते हैं वो मायोकार्डियम की ऑक्सीजन कंजप्शन को डिक्रीज करते हैं। और प्रीलोड, प्रीलोड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर का एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है। और इसके अलावा सिस्मिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो आफ्टर लोड कहलाता है, उस प्रीलोड और आफ्टर लोड जो होते हैं उसको डिक्रीज करने का काम करते हैं। तो कंजप्शन जो ऑक्सीजन का डिमांड है ड्यूरिंग प्रीलोड एंड आफ्टर लोड उसको डिक्रीज करते हैं नाइट्रेट्स। और वेजोडाइलेटरी इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ए बी सी और डी में ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें पूछा गया था कि कैटाकोलामाइंस को ब्लॉक करके सिंपैथेटिक नर्व के स्टिमुलेशन को कौन मिनिमाइज करता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए बीटा एडरिनर्जिक ब्लॉकर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के अर्ली मॉर्निंग का डोज है। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरीके के मजेदार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।